दोस्तों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें थोड़ा सा आगे। देखो, अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया विलेन क्या होता है, विलेन का क्लासिफिकेशन, विलेन की सांद्रताएं, सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ। इसके अलावा हमने और पढ़ा, और जहाँ आगे पढ़े तो हम पढ़े विलेयता, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, वास्तवता, वास्तवता की डेफिनेशन पढ़ी हमने। इसके अलावा आज जो अपने को पढ़ना है, यानी हमने लास्ट तक पढ़ लिया था दैर्घ्य, जब भी क्या है कि वास्तवता पढ़ रहे थे उसमें वाष्पशील और अवाष्पशील विलय के लिए वास्तवता पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। तो लीजिएगा, आज का अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम। उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। राउल्ट का नियम, देखो बिंदु अपना है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम है वो सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा अगर प्रभावी है राउल्ट का नियम, वो है उन्हीं विलयनों पर जिनमें क्या है कि जो विलय है वो वाष्पशील होता है, यानी वाष्पशील विलय पदार्थ होते हैं उन पर ये क्या है लागू होता है, सर्वाधिक ज्यादा लागू होता है। तो लीजिए, सबसे पहले जो राउल्ट का नियम है वो लागू होता है किस पर? वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन, यानी राउल्ट का नियम लागू होगा वो किस पर होगा? सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पशील विलय युक्त या वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन पर हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो देखो, हम चालू करते हैं राउल्ट का नियम। सबसे पहली कंडीशन हमने दो कंडीशन लगाएंगे, जो एक तो विलय क्या रहे वाष्पशील, एक क्या रहे अवाष्पशील। हम पहले सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन पर राउल्ट का नियम लागू करेंगे। देखो, इसके लिए क्या होता है राउल्ट का नियम? इसके लिए होता है सबसे पहले आपको क्या करना है, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर टेम्परेचर को क्या कर लिया आपने? कांस्टेंट कर लिया। रूम टेम्परेचर जो भी है उस कंडीशन में आपने क्या कर लिया? उसको कांस्टेंट कर लिया। तो आप क्या कहोगे? नियत ताप पर। सबसे पहली बात क्या कहोगे? नियत ताप पर या स्थिर ताप पर कोई भी विलयन है उसका वाष्प दाब, जो भी विलयन जिसका वाष्प दाब ज्ञात कर रहे हो उसका वाष्प दाब वो है, उसमें घटक जिनसे वो मिलकर बना है उनके वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। या मैं ऐसा कहता हूं कि किसी विलयन में उपस्थित घटकों का वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर विलयन के घटकों का वाष्प दाब या आंशिक वाष्प दाब उनके मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं रखना, आपको इतना सा ही ध्यान रखना है कि जो भी विलयन है उसमें उपस्थित जो घटक में विलय होता है और विलायक होता है। अगर द्विअंगी विलयन है तो दो घटक होंगे, यदि विलयन त्रिअंगी है तो तीन घटक होंगे, अगर विलयन बहुअंगी है तो तीन से ज्यादा घटक होंगे। ठीक है, उसके घटक हैं उनका आंशिक वाष्प दाब उन्हीं के मोल अंश के समानुपाती होता है, उन्हीं के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज आपको रखनी है, ये चीज आपको याद करनी है, छोटी सी चीज है। और जैसे मान लो, ऐसा मान लो जैसे हम अपनी भाषा में समझाएं इसको, एक विलयन एक द्विअंगी विलयन। देखो, इसका मतलब द्विअंगी का मतलब क्या हो गया? इसमें दो घटक हैं। कितने घटक है? दो घटक है। द्विअंगी का अभिप्राय होता है इसमें कितने घटक है? दो ही घटक है। एक द्विअंगी विलयन A तथा B से मिलकर बना है।
एक द्विअंगी विलयन A तथा B से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? A और B से मिलकर बना है। घटक को कितने हुए इसमें? द्विअंगी का मतलब कितने घटक हैं? दो। कौन कौन से? एक तो A है और एक कौन सा है? B है। यानी A को विलय मान लो और A को क्या मान लोगे? विलायक मान लोगे। ठीक है। अब देखो ये मिलकर बना है। यदि A व B का आंशिक वाष्प दाब व मोल अंश क्रमशः A व B का आंशिक वाष्प दाब और मोल अंश क्रमशः क्या होंगे? P का तो PA P B का क्या है? PB तथा मोल अंश क्या होंगे? अक्ष का A का अक्ष A व अक्ष B रहे तो राउल्ट का नियम। आपको राउल्ट का नियम जानना है। देखो आपने क्या किया, एक द्विअंगी विलयन लिया है। क्या लिया है? एक द्विअंगी विलयन लिया है। उस द्विअंगी विलयन वो किससे मिलकर बना है? A और B। यानी द्विअंगी का मतलब उसमें घटक कितने हैं? दो हैं। एक तो A है और एक कौन सा है? B है। ठीक है। A व B। A का आंशिक वाष्प दाब PA है, B का आंशिक वाष्प दाब PB है, A का मोल अंश अक्ष A है और B का मोल अंश क्या है? अक्ष B है। अगर ये सारे सिचुएशन आप लगा दें तो अपना राउल्ट का नियम क्या होगा? राउल्ट का नियम लगा दें। राउल्ट का नियम क्या है? देखो आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो आप क्या लगाओगे? PA है वो समानुपाती होगा मोल अंश A के। PA किसके समानुपाती होगा? मोल अंश A के समानुपाती होगा। और PB है वो समानुपाती होगा अक्ष B के। वो किसके समानुपाती होगा? अक्ष B के होगा। यदि समानुपाती स्थिरांक हटाया जाए, इन सभी में समानुपाती स्थिरांक हटा दिया जाए, इन दोनों में से क्या करना पड़ेगा? आपको समानुपाती स्थिरांक हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो इसको हटाइए, क्या लगाओगे? नियतांक युज में लोगे, एक नियतांक युज में लोगे। तो जरा देखिएगा, हम इसको ठीक कर लेते हैं। पहले निशान हटा लो। निशान हटाएंगे तो क्या आएगा? PA बराबर PA 0 अक्ष A, इसको नंबर 1 लगा देना। इसी प्रकार से PB के लिए ले लो, PB समानुपाती अक्ष B और आप लिखोगे PB बराबर PB 0 अक्ष B, इसको नंबर लगा दो 2। क्लियर? आपने समानुपाती कांस्टेंट के रूप में PA 0 ले लिया, जो क्या है? शुद्ध अवस्था में A व B का वाष्प दाब है। तो आप यहां क्या लिखोगे? हम लिखेंगे यहां क्या? PA तो क्या है? घटक A का आंशिक वाष्प दाब। एक तो क्या है बेटा? आप क्या कहोगे? एक तो क्या ध्यान दे देगा आपको पास? PA तो क्या है? घटक A का आंशिक वाष्प दाब। समझ में आ रहा है? A तो क्या है? PA तो क्या है? घटक A का आंशिक वाष्प दाब। PB है, क्या लिखोगे? घटक B का आंशिक वाष्प दाब। क्लियर? B क्या है? PB क्या है? घटक B का आंशिक दाब है, आंशिक वाष्प दाब है। फिर आप यहां लिखोगे PA 0 बराबर है शुद्ध अवस्था में A का आंशिक दाब या A का वाष्प दाब। ठीक है। इसी प्रकार से PB 0 बराबर है शुद्ध अवस्था में B का वाष्प दाब। ठीक है। और अपने पास बचा
अक्ष ए बराबर ए के मोल अंश, ए के मोल अंश है, और अक्ष बी बराबर है बी के मोल अंश है। ये सारी बातें अपने सामने आ गई। इस इक्वेशन में जो हमारे पास बना कि पी ए बराबर क्या है, पी ए जीरो प्लस अक्ष ए, पी बी बराबर है पी बी जीरो अक्ष बी। इसमें अपने पास पी ए क्या है, पी बी क्या है, या पी ए जीरो क्या है, पी बी जीरो क्या है, अक्ष ए क्या है, अक्ष ए अक्ष बी क्या है, ये सब बातें हमने यहाँ पर नोट की है। ठीक है, आप आराम से देखिएगा, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इससे जस्ट आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो लीजिएगा हम आगे चालू करते हैं इसको। हमने अभी तक जो लिखा वो ये है। अब जरा ध्यान देना, हमें पता है विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, विलयन के बराबर पीएस द्वारा लिख दो, और इसके घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा। यानी पीएस किसके बराबर होगा, या तो पी लिख दो या पीएस लिख दो, किसके बराबर होगा, यहाँ एस का मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा, ए के घटक ए के वाष्प दाब प्लस घटक बी के वाष्प दाब। इसको आप नंबर लगा देना 3 नंबर। फिर आप लिखना समीकरण 3 में पी ए तथा पी बी का मान रखने पर, समीकरण 3 में पी ए तथा पी बी का मान रखने पर आपको क्या करना है, समीकरण जो 3 है, 3 क्या है, पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी। इसमें आपको क्या करना है, समीकरण इसमें आपको पी ए और पी बी का मान रखना है। तो देखो क्या आएगा, मान रखिएगा आपके पास है पी एस बराबर पी ए का मान क्या है, यहां से रख दीजिए समीकरण 1 से, क्या लिखोगे, पी ए जीरो अक्ष ए। ठीक है, पी बी का मान क्या है, प्लस क्या लिखोगे, पी बी जीरो अक्ष बी। इसको नंबर लगा देना 4। यहां तक कोई दिक्कत बेटा समझ में आ रहा है सभी की। ठीक है, आगे चलो ध्यान देना। आपने क्या लिखा, विलयन का वाष्प दाब है पी ए जीरो प्लस अक्ष बी अक्ष ए प्लस पी बी जीरो अक्ष बी है। ठीक है, इतनी बात अपने पास हो गई। अब क्या करना है, हम जानते हैं, हमें पता है कोई भी विलयन है उसका टोटल वाष्प दाब, टोटल मोल अंश, यानी विलयन का मोल अंश है, विलयन का मोल अंश का मान सदैव 1 होता है। यानी विलयन में जो भी घटक उपस्थित हैं उन सभी के मोल अंश हैं, उसका मान सदैव 1 होता है। द्विअंगी है, दोनों घटकों का योग 1 होगा, त्रिअंगी है, तीनों घटकों के मोल अंश उनका योग 1 होगा। अतः हम क्या कहेंगे, अक्ष ए प्लस अक्ष बी बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा। अक्ष ए प्लस अक्ष बी बराबर क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात। आपको क्या करना है, अक्ष ए प्लस अक्ष बी बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। यानी संपूर्ण विलयन के मोल अंश का योग सदैव 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब आपको इसकी सहायता से अक्ष ए की वैल्यू निकाल सकते हो, अक्ष बी की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरा लिखिएगा आप, इसके बाद में आगे हम बात करते हैं। देखो क्या था, आगे अपने पास है वो हम बात करेंगे कि अब अपने को ए और बी का वैल्यू निकाल के देखना है। अक्ष ए और अक्ष बी की वैल्यू इस इक्वेशन की सहायता से निकालना है। तो देखो क्या आएगा, हम बात करते हैं, हमारे पास अक्ष ए की वैल्यू निकालते हैं। अक्ष ए बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस अक्ष बी। ये तो अक्ष ए की वैल्यू है। अगर अक्ष बी की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस अक्ष ए, ये बी की वैल्यू। आप ऐसा कीजिएगा, समीकरण 4 में अक्ष ए की वैल्यू रख दीजिएगा।
क्या लिखोगे? समीकरण 4 में अक्ष A का मान रखने पर, किसमें रखने पर, किसमें रखने जा रहे हो? समीकरण 4 क्या है? PS वाला है। PS की वैल्यू है वो PA 0 अक्ष A प्लस PB 0 अक्ष B के बराबर है। क्लियर? अब इसमें आप किसका मान रखने जा रहे हो? अक्ष B A का मान। अक्ष A का मान क्या? 1 माइनस अक्ष B। तो अपने पास क्या आएगा? PS बराबर, समझिएगा क्या आएगा? PS बराबर रख दिया। PA ऐसा कैसा रख दो? PA 0 कोष्टक में इसका वैल्यू रख दीजिए, ये 1 माइनस अक्ष B, कोष्टक बंद कर दीजिए। फिर क्या लिखोगे? प्लस PB 0 अक्ष B। क्लियर? बात समझ में आ गई? इजी वे में आराम से हम इसका मान रख सकते हैं। रख दोगे ना पक्का? देखो क्या लिखा? PS बराबर PA 0 कोष्टक में 1 माइनस अक्ष B कोष्टक बंद प्लस PB 0 अक्ष B। ये मान आपके पास आ गया। अब देखिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब इस PA को इससे गुणा कर लो और इससे गुणा कर लो, तो अपने पास सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? PS बराबर, PS को 1 से गुणा करो, PA को आप इससे गुणा करो, PA आएगा। फिर आप लिखोगे माइनस, इसको इससे गुणा करो, PA 0 अक्ष B आएगा, अक्ष B आएगा। उसके बाद में आगे हम हल करेंगे, आगे ऐसा लिख दो प्लस PB 0 अक्ष B। ये मान अपने पास आ गया, ये मान अपने पास आ गया। ठीक है? अब इसको सॉल्व देखो, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या जाएगा? अक्ष B क्या जाएगा? कॉमन। तो आप लिखिएगा PS बराबर PA 0। ठीक है? अब कॉमन क्या लेना है? प्लस का अक्ष B ले लो कॉमन, तो कोष्टक में क्या आएगा? ये माइनस में जाएगा तो PB 0 माइनस PA 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? किसके लिए हो जाएगा ये अपने पास? जब विलय पदार्थ, जब विलय पदार्थ कौन? जब विलय पदार्थ है वो कैसा रहेगा? वाष्पशील रहेगा। उस सिचुएशन में, जब विलय पदार्थ वाष्पशील रहेगा, उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा? हम लिखेंगे कि जो राउल्ट का नियम है वो उसके अनुसार आएगा। विलयन का वाष्प दाब है वो घटक A के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब प्लस अक्ष B और इसके बराबर होगा। ये क्या है? राउल्ट का नियम। कब है? कौन सी सिचुएशन में है ये? कब है? जब विलय कैसा रहे? वाष्पशील रहे। ठीक है? इसके बाद हम अगला बात करेंगे वो है अवाष्पशील के लिए लागू करेंगे। तब से आप, इससे पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना इसको याद करना है, लिखना है आपको। ठीक है? चालू करते हैं अगला प्रश्न। ठीक है सर? आगे चालू करते हैं। दूसरा अपना बिंदु है वो क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। हम लेंगे अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम जानने का हम प्रयास करेंगे। किसके लिए? अवाष्पशील के लिए लेंगे कि अवाष्पशील विलय पदार्थ रहे तो राउल्ट का नियम क्या होगा, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? दूसरा भाग हम पढ़ेंगे अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, या कह दो कि उसका वाष्प दाब अपने को ज्ञात करना है। किसके लिए ज्ञात करना चाहोगे? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये नियम जाने इससे पहले आप जरा समझिएगा
कि इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है, वो ध्यान देने का। क्या कैसा विलय पदार्थ कैसा है आपके पास? अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील है। मतलब ये हो गया कि इसका वाष्पीकरण नहीं होता है। विलय पदार्थ का वाष्पीकरण नहीं होता है। जब विलय पदार्थ का वाष्पीकरण नहीं होगा तो ये क्या करेगा, जो विलयन है उसकी सतह पर वाष्प दाब नहीं डालेगा, यानी उसकी सतह पर इसकी वजह से कोई दाब नहीं डाला जाएगा। वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो केवल और केवल वाष्पशील घटक के वाष्प दाब के बराबर होता है, या उस पर डिपेंडिंग करता है। क्या बोलोगे? दोबारा समझना। बात यह है कि जब विलय पदार्थ कैसा है? अवाष्पशील है। जब विलय अवाष्पशील है तो उस सिचुएशन में आप ये कहोगे कि उस विलयन का वाष्प दाब अगर अपने को निकालना है तो भाई विलय का वाष्प दाब नहीं डालेगा, क्योंकि इसका तो वाष्पीकरण हुआ नहीं। और इसका वाष्पीकरण जब नहीं हो रहा है, जब इसका वाष्पीकरण नहीं हो रहा है तो वो ये क्या करेगा? विलय के कण है जो विलयन की सतह पर अपनी तरफ से कोई वाष्प दाब नहीं डालेंगे और उसके वाष्प दाब में क्या कर देंगे? कमी कर देंगे। वाष्प दाब में कमी होगी मतलब ये हो गया जो विलयन का वाष्प दाब है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा? वाष्पशील घटक के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? वाष्पशील घटक के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप क्या लिखोगे? इसके अनुसार हम क्या लिखेंगे? वाष्पशील, क्या बोलेंगे? विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से, विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। किसे? विलयन के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। कब होगा? जब विलय पदार्थ कैसा रहे? अवाष्पशील। तो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? PS बराबर PA प्लस PB। यहां पर इसको मान लो विलय, विलय मान लो। यहां पर PB क्या है? PB बराबर है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलय का वाष्प दाब। क्लियर? तो ये PB बराबर क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अपने पास बच गया PS बराबर PA। क्लियर? PS बराबर क्या हो गया? PA। अब अपने को राउल्ट का नियम लगाओ। हम क्या लिखेंगे? राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम क्या है? PA है वो समानुपाती अक्ष A के होगा। PA बराबर PA0 अक्ष A होता है। क्लियर? PA बराबर क्या होगा? PA बराबर PA0 अक्ष A। ठीक है, अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हो साहब? हम जानते हैं कि आप क्या बोलोगे कि अक्ष A प्लस अक्ष B बराबर कितना होता है? 1। हमें किसका मान चाहिए? अक्ष A का मान चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस अक्ष B। हम क्या लिखेंगे? इसको 1 नंबर दे देंगे। फिर कहेंगे अक्ष A का मान समीकरण 1 में रखने पर किसका मान? अक्ष A का मान इसमें रखेंगे। क्या आएगा? PA बराबर PA0, यहां रखिए मान 1 माइनस अक्ष B। हल कीजिए। PA बराबर PA0 गुणा किया PA0, फिर क्या लिखेंगे? माइनस PA0 अक्ष B। ये अपने पास इक्वेशन आ गया। इसकी सहायता से इसका अक्ष B की वैल्यू निकालनी है। तो अक्ष B की वैल्यू आएगी PA0 माइनस PA बटा PA0। इसको सॉल्व करें तो ये अपने पास इक्वेशन आएगा। ये किसके लिए है? ये सूत्र किसके लिए आ जाएगा? ये आ जाएगा अवाष्प
का नियम। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाष्पता में जो कमी आएगी, जो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन की वाष्पता में जो कमी आएगी वो कमी किसके बराबर होगी? विलय के मोल अंश के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? विलय के मोल अंश के बराबर होगी। दोबारा समझिएगा, इसमें ये कहा था कि विलायक तो वाष्पशील है, विलय कैसा है? अवाष्पशील। दोनों को मिलाएंगे तो विलयन का वाष्पता विलायक की तुलना में कम हो जाएगा। आने वाली जो कमी है, वाष्पता में जो कमी आती है वो किसके बराबर होती है? विलय के मोल अंश के बराबर होती है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन सब का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इस क्लास को देखिएगा। थैंक यू। ओके।